So let's start from question number 9 of histories, chapter number 15. How did the creation of special economic count zone help in industrial growth? नाउ जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके एक जोन बनाया था ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस एरिया में हो। तो किस तरीके से उसके क्रिएशन से डेवलपमेंट हुए, कैसे ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ? So the answer is special efforts have been made to set up less developed area in different state as special economic zone. अब वो एरिया जो कम डेवलप था उन डिफरेंट स्टेट्स में उनमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स के साथ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया गया. दिस encourages private sector to set up industries in this area by giving special facilities so that employment is generated in the region. अब प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया जाता है. प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज. तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, उन पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर इंडस्ट्रीज बनाती हैं, सेटअप करती हैं और वहां पे लोगों को क्या करती है, जॉब करती है, जॉब देती है. तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और धीरे धीरे वो एरिया क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है. दिस चेंजेस इन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे टू encourage the relative disadvantaged area and section of the population to participate in the mainstream of the development. अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी, डेवलपमेंट का तरीका था, इस तरीके से बनाया गया था कि लोग उससे इंकरेज हों और हमारी जो सेक्शन है सोसाइटी का या वो एरिया जो डिसएडवांटेज्ड हो, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो, जहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो, उस एरिया में ऐसे जोन को बनाया गया ताकि वो लोग भी हमारे डेवलपमेंट में क्या कर, डेवलपमेंट के पाथ पर चल सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके. सो इस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू क्या हुए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लोगों का डेवलपमेंट हुआ. राइट, बहुत इजी आंसर है ये तो. नेक्स्ट इज व्हाई इज द ईयर 1991 सो इम्पोर्टेंट इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया? अब ईयर 1991 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया की हिस्ट्री में? So the answer is the year 1991 is a landmark date in India's recent history. अब एक लैंडमार्क डेट है इंडिया की हिस्ट्री में. द इकोनॉमिक क्राइसिस of 1991 forced government to re-examine its economic policies. अब 1991 में जो हमारी इकोनॉमी थी, जो गवर्नमेंट के पास काइंड ऑफ इतना फंड नहीं था, या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या थी, गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी. सो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में थी, प्रॉब्लम में थी. सो जिसके कारण उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को वापस क्या किया, री एग्जामिन किया. री एग्जामिन करना मतलब उस पर उसे एक बार और चेंज करना और उसमें इवैल्यूएशन करना कि ये प्रॉपर है या नहीं है. एंड टू ओपन डोर टू लिबरलाइजेशन, और जिसके बाद लिबरलाइजेशन के जो डोर्स हैं वो ओपन हो गए. व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ये हम देखेंगे. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर ushered and these reforms have promoted a dramatic increase not only in direct foreign investment but also in Indian foreign investment abroad and expansion of Indian companies internationally. Okay, internationally की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, आप सही कर लेना. INTER आएगा तो N मिसिंग है यहाँ पे. तो ये जो कंपनीज थी, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी में, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, तो बिफोर 1991 जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो क्या करती थी, कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती थी. राइट. सो आफ्टर 1991 ये जो लिबरलाइजेशन मतलब उन्हें लिबरल कर दिया गया था, जो हमारी पॉलिसीज थी वो लिबरल हो गई थी. प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो
प्राइवेटाइज कर जिसका प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज को उसमें इंटर करने को अलाउ कर दिया था। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो हमारी कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज फॉरेन जाकर अदर कंट्रीज में जाकर ट्रेड कर सकती है, और फॉरेन कंट्रीज जो हैं, जो एमएनसीज हैं, वो इंडिया में अलाउड थी। तो ये 3 स्टेप्स लिए गए थे, जिसके बाद डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। दे हैव ऑल्सो एनकरेज द ग्रोथ ऑफ आईटी। अब जिसके बाद आईटी सेक्टर जो होता है, राइट, उसमें डेवलपमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुए। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो हम टेलीकम्युनिकेशन करते हैं उसका मॉडर्नाइजेशन, और इंक्रीज द पेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और जो प्राइवेटाइजेशन था, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज थी, वो और ज्यादा डेवलप होने लगी। तो प्राइवेटाइजेशन का जो पेस है, जो काइंड ऑफ कंपनीज है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी। ठीक है, सो ये हुआ था 1991 के बाद, और इसीलिए इसे एक लैंडमार्क माना जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ हैज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट contributed to India's international relations? The policy of non-alignment was to keep away from joining either of the two blocs, and not to take military sides and with either of the two, and also to evolve the independent foreign policy. Now, ये जो हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, इसके अंडर क्या था कि जो हमारे दो ब्लॉक्स हैं, हम किसी जैसे जो हमारी am I audible? Am I audible? Then please thumbs up. अब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, ओके, सो क्वेश्चन था, हाउ हैज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस? अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जब मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या थी, कि जो इंडिया है वो किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर को या उसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें उन्हें सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया वॉज अ इंडिविजुअल कंट्री, राइट? सो तो कैसे ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, इससे इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड किए। So the policy of non-alignment was kept away from joining either of the two blocs, and not to take military sides with either of the two. अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में जितने भी उनकी जो पॉलिसी थी उसे अलग रखा गया, और ये डिसाइड किया गया कि मिलिट्री साइड को बीच में नहीं लाया जाएगा। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई गई। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज हैड सर्टेन प्रायोरिटीज। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसकी हमेशा से कुछ प्रायोरिटीज रही हैं, जैसे कि
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन इन फॉरेन अफेयर्स, इंडिपेंडेंस मतलब जो हमारा एक्शन होगा, जैसे जो कंट्री का जो एक्शन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा इन फॉरेन अफेयर्स, मतलब उस पर कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी। देन थर्ड वन इज सेफ गार्डिंग द कंट्री सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड वर्ल्ड पीस। तो ये कुछ हमारे मोटिव्स थे जिसके अंडर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के अंडर उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड किया। India has firmly believed that this objective can be achieved only by keeping away from power blocks. अब इंडिया ने ये फॉर्मली डिसाइड कर लिया था, बिलीव कर लिया था, मतलब स्ट्रांगली ये मानती है इंडिया कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वर्ल्ड पीस, इंडिया का जो फॉरेन अफेयर्स का जो इंडिपेंडेंसी है, वो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कब अचीव हो पाएंगे, जब दो पावरफुल ब्लॉक्स को वो सपोर्ट ना करेगा। दो पावरफुल ब्लॉक्स मतलब दो पावरफुल कंट्रीज, राइट, एंड एक्सरसाइजिंग फ्रीडम इन टेकिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। और ये कब हो पाएगा, जब इंडिया फ्रीली तरीके से फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेगा, मतलब किसी दूसरी डेवलप्ड कंट्री पर डिपेंडेंट ना होकर खुद डिसीजन लेना, राइट। तो इस तरीके से इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड किया था। नेक्स्ट इज थ्रो लाइट ऑन द फॉरेन पॉलिसी परस्यूड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हमें क्या बताना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताना है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। द फॉरेन पॉलिसी विच परस्यूड आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इवॉल्व ग्रेजुअली। अब इवॉल्व का मतलब डेवलप और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो ये जो हमारी पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे डेवलप हुई। The policy of non-alignment as a foreign policy initiative is India's contribution in international relations. अब जो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का अडॉप्ट किया, ये इसने बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड करने में। इंडिया हैज आल्सो मेंटेन्ड अ फ्रेंडली रिलेशन विद कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया के बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। The South Asian Association of Regional Cooperation, that is SAARC, has been formed for the purpose of furthering the cause of peace, stability and economic progress in this region through mutual cooperation. Now, South Asian Association for Regional Cooperation का फॉर्मेशन हुआ। ये एक एसोसिएशन है, इसका मोटिव था कि इसका जो पर्पस था वो है कि पीस फॉर्म करना, स्टेबिलिटी मतलब जो कंडीशन है वो स्टेबल रहे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बनी रहे, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मतलब म्यूचुअल कंसेंट के साथ। India's relation with countries in its neighborhood has been friendly, barring a few incidents of aggression by China and पाकिस्तान। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस हैं। कुछ फ्यू इंसिडेंट्स हैं जिसके कारण एग्रेशन हुआ है चाइना और पाकिस्तान। एंड इंडियाज कॉडाइल रिलेशन, कॉडाइल मतलब अच्छे रिलेशन, तो इंडिया के बहुत कॉडाइल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं विद हर नेबर्स, has also helped to maintain peace and order in Southeast Asia and to encourage trade ties between this nation। और ये जो कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने में, और जिसके कारण क्या हुआ है, ट्रेड एनकरेज हुआ है इन नेशंस से, राइट। सो ये था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15। यहाँ पे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 खत्म होता है। अब हम जो करेंगे वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर, ये हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 4।
यस, क्योंकि ये टेस्ट में आया था तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब मैं करूंगी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6. इसकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ. राइट, यहाँ तक समझ में आया? देन प्लीज thumbs up. ओके. Okay, this is geography's chapter 6. Wait a second. Yes, geography का chapter number 6. First question is, what do you mean by agriculture? अब agriculture का मतलब क्या है? So agriculture is the cultivation of soil and growing of crops along with the raising of livestock, forestry and fishing. एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? सॉइल को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स ग्रो करना और इसके साथ साथ लाइव स्टॉक्स को रेज करना, फॉरेस्ट्री करना और फिशिंग करना. ये सब किस में इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज differentiate between subsistence agriculture and commercial agriculture. In subsistence agriculture, they may sell or exchange their product among the local community, but no commercial sale is involved. अब subsistence agriculture क्या होता है? एग्रीकल्चर किया जाता है लेकिन इसमें या तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, दे आर नॉट श्योर, वो सेल कर सकते हैं इन फ्यूचर, एंड या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं लोकल कम्युनिटी के साथ, जैसे बार्टर सिस्टम जो होता है ना, वो सारी चीजें. सो कोई कमर्शियल सेल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है. देन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो तरीके की होती है, परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है. On the other hand, agriculture done with the aim of selling the product and earning profit is called commercial agriculture. अब commercial agriculture क्या होता है? वो agriculture जिसका aim क्या है, जिसका motive क्या है कि हमारी जो crops होगी, जो crops cultivate की जाएगी, उस product को sell करना और उससे profit कमाना. Right? ऐसे agriculture को क्या बोलते हैं? Commercial agriculture बोलते हैं. Extensive agriculture, plantation agriculture, mixed farming, etc. are different type of commercial agriculture practiced in the world. अब ये कुछ इसके टाइप्स है commercial agriculture के: extensive agriculture, plantation agriculture and mixed farming. ये सब क्या है? commercial agriculture के टाइप्स है, different टाइप्स है. Next, what is nomadic herding? नॉमेडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है? तो नॉमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय नॉमेडिक पीपल. अब नॉमेडिक हर्डिंग कौन करता है? नॉमेडिक लोग करते हैं. who graze their animal on natural pastures. जो नेचुरल पेस्चर्स जैसे जो खुले मैदान ग्रासलैंड्स होते हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज पर वो एनिमल को ग्रेस करवाते हैं. द हेडर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर सप्लाई. अब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करते हैं? मूव करते हैं फूड और वाटर की सर्च में, या जहां पे वो सप्लाई होगा वहां पे मूव कर जाते हैं. They raise animals like cattle, sheep, goat, camel, yaks and depending on the natural environment of the area. अब वो कौन से एनिमल्स, कैटल, शीप, गॉट, कैमल और याक को डोमेस्टिकेट करते हैं या रियर करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं. देन व्हाट आर ranches? Animals that are kept in huge farm are called ranches. Right? बहुत easy है. Then define orchid farming. Orchid farming क्या होता है? Orchid farming
is a commercial cultivation of fruits practiced in Mediterranean region. Orchid farming क्या है? Orchid farming is a kind of commercial cultivation of fruits, जहाँ पे fruits का cultivation किया जाता है commercially, sell करने के लिए, और ये कहाँ practice किया जाता है? Mediterranean regions में. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Then please thumbs up.